गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 406 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक कल हो गया था। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न चल रहे थे। चलिए उसी के आगे से देखते हैं। टेस्ट सीरीज़, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 406 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए तो इसका उत्तर पता भी होगा आपको। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी नहीं दी गई थी? राजगुरु, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। बताइए। देखिए, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को एक साथ फांसी दी गई थी। ठीक है, तो दी गई थी इनको। अशफाक उल्ला खां को भी दी गई थी काकोरी कांड के लिए। और भगत सिंह तो हो ही गए राजगुरु सुखदेव के साथ। चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं। ऑप्शन नंबर सी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है काकोरी कांड के आरोपी थे। इसके अतिरिक्त वे सौंडर्स हत्याकांड में भी लिप्त थे। वे कभी भी अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए, लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से मुठभेड़ करते हुए इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में उन्होंने आखिरी गोली खुद को ही मार ली और शहीद हो गए। युगांतर पत्रिका की शुरुआत 1906 में निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए। वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, दोनों या अरविंद घोष? बताइए। दत्ता नहीं है, दत्त। वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। दोनों हैं क्योंकि। तो युगांतर पत्रिका की शुरुआत 1906 में अनुशीलन समिति की कलकत्ता शाखा से जुड़े 2 सदस्यों वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा, ठीक है, की गई थी। और इस पत्रिका ने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, युगांतर पत्रिका ने। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। रामोसी विद्रोह से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यह विद्रोह 1879 में हुआ जिसका संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से या बंगाल से है? वसुदेव बलवंत फड़के रामोसी विद्रोह दल के नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र में सशस्त्र विद्रोह के जरिए देश से अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई। वसुदेव बलवंत फड़के ने। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला भी करेक्ट है, महाराष्ट्र ही है, सी है इसका आंसर। तो 1879 में रामोसी कृषक दल के द्वारा जो है क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई। ठीक है, महाराष्ट्र में। वसुदेव बलवंत फड़के रामोसी कृषक दल के नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र में सशस्त्र विद्रोह के जरिए देश से अंग्रेजों को खदेड़ने की, बाहर निकालने की योजना बनाई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी? एलिमिनेट करें। बाल गंगाधर तिलक नहीं है। विनायक दामोदर सावरकर नहीं है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, हाँ। ऑप्शन नंबर ए। तो भारत स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। भारत स्वशासन संस्था ने लंदन में एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिकल का भी प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। लाल हरदयाल ने कहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व संभाला? बताइए। लाला हरदयाल ने कहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व संभाला था? संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में भी। मैक्सिको नहीं है तो मैक्सिको को एलिमिनेट कर दीजिए। ए और बी हो जाएगा, डी इसका आंसर। तो लाला हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा दी। 15 जुलाई 1913 की डेट आपको याद होगी, जब लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो सोहन सिंह भाकना थे और लाला हरदयाल जो थे इसके सह संस्थापक थे। याद रखना है चीज़ को। इस प्रश्न का उत्तर करिए तो गदर साप्ताहिक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता था? गदर जो एक साप्ताहिक पत्र था 7 दिन में प्रकाशित होने वाला, लेकिन ये किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता था? उर्दू में प्रकाशित होता था, पंजाबी में प्रकाशित होता था, मराठी में प्रकाशित होता था, संस्कृत में प्रकाशित नहीं होता था। अंग्रेजी में होता था? हाँ, अंग्रेजी में भी होता था। तो गदर पार्टी द्वारा 1857 की क्रांति की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया। यह पत्र उर्दू सहित मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी और पश्तो में प्रकाशित होता था, संस्कृत में नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए।
साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय न होने के कारण इसके बहिष्कार के निर्णय हेतु सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1927 में किस स्थान पर किया गया था? बताइए, इसका बहिष्कार करने का कौन सा था वो स्थान? वो था इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारतीय विधिक आयोग यानी साइमन कमीशन में एक भी भारतीय न होने के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने जो है इसके ठीक है, राष्ट्रवादियों ने इसे आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन माना और इसके बहिष्कार का जो है वो निर्णय लिया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के विरोध में बहिष्कार के निर्णय हेतु 11 दिसंबर 1927 में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1927 में पारित किया गया था। याद रखना, वो इलाहाबाद का नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। साइमन कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। कितनी बार? 2 बार। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1927 में सरकार को सौंपी। गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किया गया था। बिल्कुल, साइमन कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। लेकिन साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1927 में थोड़ी सौंपी थी, 1930 में सौंपी थी। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा वाला करेक्ट है। गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किया गया था। तो 2 को हटा दीजिए, जहाँ 2 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा फिर इसका आंसर। तो साइमन कमीशन ने वर्ष 1928 और वर्ष 1929 में भारत की 2 बार यात्रा की थी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में ब्रिटिश सरकार को सौंपी थी, 1927 में नहीं। ठीक है, साइमन कमीशन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में होनी थी, इसलिए तीसरा वाला करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दिल्ली प्रस्ताव के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। दिल्ली प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन यानी 1927 में दिल्ली प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। बताइए। देखिए, दिल्ली प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, करेक्ट है, लेकिन इसको स्वीकार किया गया था, अस्वीकार नहीं। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो 1927 में हुआ था उसमें दिल्ली प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, अस्वीकार नहीं। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही होगा। तो दिसंबर 1927 में दिल्ली अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं ने 4 प्रमुख मांगें रखीं, जिसे दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जाना गया। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के अधिवेशन में लीग की मांगों को स्वीकार कर लिया गया, किंतु हिंदू महासभा ने जो है इसका तीव्र विरोध किया। क्या थी दिल्ली प्रस्ताव की मांगें? देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए, जिससे कुछ स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएं। ठीक है, सिंध हो गया, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम प्रांतों का गठन किया जाए, ये सब मांगे थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला है संविधान का संघीय ढांचा सिंध को बम्बई से अलग करके एक नए प्रांत का गठन करेंगे और मुसलमानों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण करेंगे। उपरोक्त में से कौन से प्रावधान जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग और नेहरू रिपोर्ट में एक समान थे? बताइए कौन कौन से एक समान है जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग और नेहरू रिपोर्ट में? ये तीनों नेहरू रिपोर्ट में भी हैं और जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों में भी हैं। ठीक है, तो एक समान हो गया, तो इसलिए डी हो गया इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त तीनों प्रावधान जो है नेहरू रिपोर्ट एवं जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग दोनों में शामिल थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में अपनी 14 सूत्रीय मांग रखी थी, जिसमें देखिए जो अलग थे वो कौन कौन से थे, मतलब सारे तो नहीं, एक दो देख लीजिए। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन, ये अलग था, ठीक है, नेहरू से। केंद्रीय विधानमंडल तथा सभी प्रांतीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं, ये भी उनसे अलग था। ठीक है,
तो ऐसे प्रावधान थे जो नेहरू रिपोर्ट से अलग थे। आगे एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें पूरे 14 के 14 जिन्ना के और नेहरू रिपोर्ट में जो भी प्रावधान था उनको रखेंगे। तो 10 प्रश्न थे ये मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।